ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, पहले से बेहतर हूँ। पहले दोनों हाथ पाँव नहीं काम कर रहा था, अभी फिलहाल अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। क्या वजह था? ये गर्दन का नस दब गया था। अच्छा, नब हाँ। दब गया था। कब से आ रहे हैं? ये 2 महीना पहले हो गया। 2 महीना हो गया। अभी रिलीफ मिल रहा है? हाँ, अच्छा खासा। इन लोगों का सिर्फ ऐसे ही सर, जैसा कि इस वक्त अभी हम लोग सवेरा फिजियोथेरेपी क्लिनिक में उपस्थित हैं, सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे सर। मेरा नाम डॉक्टर दीपक देव कुमार जी। जी, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ मैं। 2005 का मेरा सेशन था बीपीटी का। फिर मैं एमपीटी भी न्यूरो से किया हूँ, मेरा स्पेशलाइजेशन न्यूरोलॉजी में है। सर, अगर बात करें तो आज 2005 से आज 2026 चल रहा है सर, क्या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे सर? एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा। हम लोग जब से काम करना स्टार्ट किए, शुरुआत के फेज़ में तो काफ़ी स्ट्रगल था, उसमें फिजियोथेरेपी को लोग बहुत कम आंकते थे। आज के डेट में ये बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। अब लोग काफ़ी झुकाव हो रहा है फिजियोथेरेपी की तरफ। चाहे जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या बच्चों में कुछ जो जन्म के साथ में इशू आ जाता है, जिसकी वजह से उनका उठना, गर्दन का कंट्रोल, ये सब काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। उन सारे के लिए भी फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ अब आदमी झुकते चले जा रहे हैं और साथ में काम भी करते हैं, जिसकी वजह से रिकवरी भी फास्ट हो। सर, अगर बात करें तो फिजियोथेरेपिस्ट रिलेटेड संबंधित किस-किस तरह का बीमारी यहाँ पे आते हैं सर फिजियोथेरेपिस्ट? फिजियोथेरेपी का एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा है। इसमें स्पेसिफिक वे से बोला जाए तो हड्डी, नस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है और बच्चों में आजकल जो वातावरण चेंज होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के समय में कुछ इशू आ जाता है। बच्चों को डिलीवरी होने के बाद लेट से रोना या फिर उसके बाद उनको सीजर जैसा अटैक आ जाना, जिसको कि हम आम भाषा में चमकी बोलते हैं। उसकी वजह से उनके ब्रेन पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। उनसे उनका डेवलपमेंटल डिले हो जाता है। इस सारे एरिया में भी फिजियोथेरेपी का काफ़ी अच्छा रोल है। सर, फिजियोथेरेपिस्ट से आखिर क्यों मिले सर? वैसे भी दवा में ये ताकत है कि दवा खाओ और तुरंत ठीक हो जाओ, तो फिर क्या जरूरी है? फिजियोथेरेपिस्ट एक ऐसा जरिया है जो आपके साइड इफ़ेक्ट, सबसे पहला चीज़ जैसे आपने बताया कि मेडिसिन का बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट होता है, तो उससे बॉडी पे नुकसान पड़ता है। पेशेंट तो ठीक हो जाता है सेम टाइम, लेकिन आफ्टर दैट वो क्योर नहीं कर पाता है, बचा नहीं पाता है, वो सिर्फ सिम्पटम को सबसाइड करता है। अब फिजियोथेरेपी एक ऐसा जरिया है जो कि हमारे पेन जो सोर्स है उस पे हम लोग काम करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट लंबे समय तक के लिए राहत पा सकता है, अगर वो थोड़ा अवेयर रहे, अपनी चीज़ों के लेके कॉन्शियस रहे कि नहीं, मुझे जो चीज़ें फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया क्या करना है और क्या नहीं करना, इसको अगर फॉलो करते जाए तो लाइफ टाइम वो अपने आप को डॉक्टर से मिलने से बच सकता है। सर, कई बार देखते हैं कि घरेलू उपचार लोग अपनाते हैं, बोलते हैं क्या फिजियोथेरेपिस्ट को जाकर तेल मालिश लगाइए और स्वस्थ रहिए, मतलब घुटनों का दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा, ये क्या सही है सर? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जॉइंट का सबका अलग-अलग तरीका होता है। कुछ एज ग्रुप और कंडीशन मैटर करते हैं। उस हिसाब से जब फिजियोथेरेपिस्ट से मिलेंगे तो एक स्पेसिफिक प्लान बनेगा। आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम डिज़ाइन होगा, जिसको अगर आप घर पे ही करना चाहते हैं तो घर पे भी आप करके स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन वो भी प्लान आप फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविज़न में ही करें, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। सर, घुटनों में दर्द और ये जोड़ों का घिस जाना सर, घुटनों में वो बोला जाता है जोड़ों का घिस जाना, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, वो क्योंकि क्यों हो जाता है सर? एक समय पे आके होता है, एक उम्र में, बुढ़ापे में ज़्यादा? हाँ, हाँ। ऐसा अब कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिस करने आए थे शुरुआत में, तो हम लोग को आफ्टर 50 एज ग्रुप के ज़्यादा पर्सन मिलते थे, जिनको घुटने में दर्द होता था या घुटने का लिक्विड कम हो जाना, बोलते थे जॉइंट का स्पेस कम हो गया है, पाँव मेरा टेढ़ा हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा खान-पान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो अब अर्थराइटिस प्री एज में आ रहा है, मतलब अप्रॉक्सिमेटली 35 से स्टार्ट हो जा रहा है अर्थराइटिस चेंजेस होना। तो इसलिए आपको अर्लियर से अर्लियर फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए, कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं रह गया। हाँ, जितना अर्लियर आप मिलेंगे उतना ही लंबे टाइम तक अपने घुटने को नुकसान होने से बचा सकते हैं। सर, मॉडर्न फिजियोथेरेपी में क्या कुछ अपडेट है सर? अभी मॉडर्न फिजियोथेरेपी में बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई है। मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन एक ऐसा टेक्निक है जिससे कि जॉइंट स्पेस को रिड्यूस किया जा सकता है। दूसरा चीज़, जो एसोसिएट्स मसल्स होते हैं, सराउंडिंग में जो मसल्स होते हैं, लिगामेंट होते हैं, उन सारे को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए बहुत सारे एक्सरसाइज प्रोग्राम आ गया है। आप थेराबैंड एक्सरसाइज प्रोग्राम हो, थेराट्यूब एक्सरसाइज प्रोग्राम हो, पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइज प्रोग्राम हो, जॉइंट इनेबिलिटी हो गया, क्लोज बैक चेन एक्सरसाइज प्रोग्राम हो गया, और कुछ मोडालिटी इलेक्ट्रोथेरेपी में भी बहुत सारी नई नई मोडालिटी आ गई है। उसके थ्रू भी आप पेन को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। उसके लिए अभी फ्रिक्वेंटली अगर आप डायबिटिक हैं
और प्रोलॉन्ग टाइम से आपके घुटने में दर्द है तो आपको आइस मसाज की तरफ जाना चाहिए। जो नेगेटिव था पहले से कि हम नहीं, मुझे गर्म पानी से ही सेकना है, बालू का सेका लेके सेकना, ये सारे चीज़ें वर्स्ट है जो कि आपके टिश्यू को डैमेज करेगा। कैपिंग कपिंग थेरेपी भी काफ़ी इफ़ेक्टिव थेरेपी है इसके लिए। कपिंग और टैपिंग, कपिंग थेरेपी क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है जिससे कि पेन सब्सटेंस वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। एक टैपिंग थेरेपी आता है जो कि क्या करता है, मसल को एक दूसरे मसल्स ग्रुप्स के साथ बाइंड करता है, उससे आपके वेट को ट्रांसफर करना बहुत ही आसान हो जाएगा, तो आपके दर्द में वो राहत पहुंचाता है। सर उस डर को कैसे खत्म किया जाएगा जहाँ लोग बोलते हैं फिजियोथेरेपिस्ट में जाना है और कहीं मोच और उल्टा मोच आ जाना है या गर्दन घूम जाना है, मतलब तमाम तरह का एक मिथ फिगर बन रहा है सर, इस तरीके का बात को रख रहे हैं। उस डर को कैसे खत्म करें? उस डर को खत्म करने से पहले खुद जागरूक होना होगा कि फिजियोथेरेपिस्ट जिसके पास मैं जा रहा हूँ क्या वो क्वालिफाइड है, क्या उसके पास ऑथराइज्ड डिग्री है, उसका प्रीवियस प्रीव्यू क्या रहा है, रिव्यू उसके पेशेंट से हम लोग लेके देख सकते हैं, उसके डिग्री के बारे में समझदारी, जैसे डॉक्टर शिक्षित है या नहीं है, अच्छे संस्थान से पढ़ के आया है या नहीं है, उनका अप्रोचिंग स्किल कैसा है, वो आपसे जो बात करते हैं आपकी डिजीज के बारे में क्या क्लियरिफाई कर पाते हैं कि नहीं, कितना प्रिवेंटिव है, कितना क्यूरेटिव है, क्या इससे आइडियोलॉजी आपकी डेवलप होगी, आपको फ़ायदा मिलेगा, ये सब पहले आप डॉक्टर से बात करके, इसके लिए असेसमेंट करना इंपॉर्टेंट होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब फर्स्ट असेसमेंट होगा आपका, तो उसी से आपको आइडिया मिल जाएगा कि मुझे फिजियोथेरेपी से फ़ायदा होगा या नहीं होगा। सर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से कैसे बचा जा सकता है, फिजियोथेरेपी कैसे उससे छूटेगी? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अभी सारे लोग इसकी तरफ झुकते चले जा रहे हैं कि रिप्लेसमेंट एक समाधान नहीं है। रिप्लेसमेंट एक ऐसा जरिया है जिससे आप दर्द को कुछ दिनों के लिए टाल सकते हैं, फिर वापस क्या होगा आफ्टर 10 to 15 ईयर, तो आपको रिप्लेसमेंट से पहले भी फिजियोथेरेपी, रिप्लेसमेंट के बाद भी फिजियोथेरेपी, तो क्यों ना पहले से ही हम सजग हो जाए। जब हमारे अंदर घुटने का पेन आया तो हम पहले से एक्सरसाइज प्रोग्राम को कर लें। एक्सरसाइज प्रोग्राम मुझे फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडलाइन में सुपरविजन में मिलेगा प्रोटोकॉल, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। बीच बीच में जिसको जिसको बताया गया नहीं करना या कुछ चेंजेस करना है तो अपने कंडीशन को एक्सप्लेन करना है थेरेपिस्ट से, फिर सेकेंड प्रोग्राम लेना। तो इससे आप रिप्लेसमेंट से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। आईसीयू में फिजियोथेरेपी का क्या रोल रहता है? आईसीयू में जो प्राइमरी रोल जो है हमारा होता है, हमारा लंग्स को कोलैप्स होने से बचाने की, जो बलगम बोलते हैं, कफ, वो जमा होने की वजह से लंग्स धीरे 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 अपना सांस लेना कम करता चला जाता है, तो पेशेंट उसकी वजह से लैग कर जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर लंबे समय तक के लिए आप आईसीयू में एडमिट रहते हैं तो 2% हमारे बॉडी का 2% मसल लॉस्ट होता है पर डे, तो उसको रिगेन करने में फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प करेगा। अभी मूवमेंट हमारा कंप्रोमाइज कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जॉइंट की मोबिलिटी कम हो जाएगी, तो जॉइंट को मोबिलिटी को कौन अचीव करवाएगा, फिजियोथेरेपिस्ट अचीव करवाएगा। अभी क्या है, बेड रिटर्न रहने की वजह से प्रेशर सोर होने के चांसेस, जिसको हम लोग घाव बोल देते हैं कि पीछे बेड में लेटा रह गया पेशेंट, पेशेंट को पीछे घाव हो गया, बेड सोर हो गया, प्रेशर सोर हो गया, तो उसको रिलीज करने में फिजियोथेरेपिस्ट का काम आएगा। अभी कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जैसे अभी बाइक एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन में इंजुरी आ गया, सर्वाइकल में इंजुरी आ गया, अब हड्डी जो है आपका टूट गया, आपको ट्रैक्शन में करके रखा गया, अब उसके बाद अब फिजियोथेरेपी अर्लियर जाएगा तो उसको मोबिलाइज हर एक जॉइंट को करेगा, फिर उसको सिटिंग टू स्टैंडिंग में फायदा मिलेगा और फिर वो वापस अपनी लाइफ में आ सकता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट बहुत कारगर है इसमें। बहुत कारगर है सर। ऐसे में बात करना चाह रहे हैं सर, लगातार जो है स्टूडेंट और तमाम लोग जो है 8 घंटे या तो बैंक में भी काम करते तो बैठे रहते हैं, उससे जिस तरीके का स्पाइन में जो समस्या आता है तो उस चीज को लेकर के क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, आपका क्या सजेशन होगा? इसमें सबसे बड़ा हम लोग को ध्यान देना अपने पोस्चर पे और अर्गोनॉमिक्स बैरियर पे। पोस्चर और अर्गोनॉमिक्स बैरियर मतलब जैसे इन्वायरमेंट में हम काम करते हैं, चेयर का हाइट और टेबल का हाइट दोनों एक स्पेसिफिक वे में होना चाहिए जिससे कि आपका शोल्डर रिलैक्स रहे। शोल्डर रिलैक्स रहेगा तो नेक के ऊपर प्रेशर कम बनेगा और कोशिश करना है हर एक आधे से आधे घंटे में अपना पोजीशन चेंज करने का, कि जिस पोजीशन हम बैठे हुए हैं तो एक बार कोशिश करेंगे खड़े हो जाएगा, खड़े भी नहीं हो सकते तो पाँव को फोल्ड करना, पाँव सीधा करना, फुट को खींचना, तलवे को नीचे करना, से आप काफ़ी हद तक इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। सर ये सेरेब्रल पाल्सी क्या है सर? सेरेब्रल पाल्सी में फिजियोथेरेपी किस तरीके से बच्चों को देती सेरेब्रल पल्सी तो मेनली माइलस्टोन डिले हो जाता है, सेरिबेलम हमारा काम करना बंद कर देता है जिससे कि हमारा डेवलपमेंट और कंट्रोल सिस्टम लॉस्ट हो जाता है। इसके लिए फिजियोथेरेपी
उसको सबसे पहले तो असेसमेंट करेंगे कि किस टाइप का सेरेब्रल पल्सी है। सेरेब्रल पल्सी भी बहुत सारे वैरायटी के होते हैं, फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान हम लोग सजेस्ट करते हैं। फिर कुछ ऑर्थोसिस का ज़रूरत पड़ता है, जिससे कि बच्चों को चलाना फिराना में हमारे लिए आसान हो जाता है। तो ओवरऑल सेरेब्रल पल्सी में हम लोग को प्राइमरी जो है ध्यान देना है कि असेसमेंट पे कि क्या पेशेंट का ट्रबल है, किस वजह से उसको ये प्रॉब्लम आ रहा है, उस हमारे कौन से स्टेज में एटैक्सिक है, एथेटॉइड है, कि स्पास्टिक है, हेमिप्लेजिक है सीपी। बहुत सारे बच्चों में आप देखेंगे कि सीपी बच्चा तो कह रहा है एक साइड का पैरालिसिस बाय बर्थ ही हो गया, या फिर सिंगल हैंड भी उसका काम नहीं कर रहा है। अभी एक स्पाइनल और बहुत सारे स्पाइनल इंजरी की वजह से भी बच्चों में दिक्कत आ जाती है। सर ऑटिज्म जैसे समस्याओं को क्या कुछ यहाँ निवारण है? हाँ, ऑटिज़्म तो अभी के टाइम में बहुत कोविड के बाद से बहुत फ्रिक्वेंटली देखने को मिल रहा है। इसके लिए सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका ये होता है जितना कम से कम हो सके अपने घर में स्क्रीनिंग टाइमिंग को रखें। बच्चे को स्क्रीनिंग टाइमिंग बिल्कुल बंद करना देना चाहिए। उसके लिए आप फिज़िकल एक्टिविटी में डालिए, उसके साथ खेलिए, इससे आप बच्चों में ऑटिज़्म को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी कैसे मानते हैं सर? हाँ, स्पोर्ट्स इंजरी में आपको आपको वार्म अप पे ध्यान देना होगा। वार्म अप अगर अच्छे से कर लेते हैं, सेल्फ स्ट्रेचिंग प्रोग्राम को आप अच्छे से समझ लेते हैं, नहीं समझ में आए तो एक बार फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाएँ, सारा वार्म अप एक्सरसाइज प्रोग्राम और जो प्राइमरी मसल्स हैं उसके स्ट्रेचिंग प्रोग्राम को आपको जानना चाहिए, जिससे कि आप स्पोर्ट्स इंजरी से बच सकते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी क्या है सर? इलेक्ट्रोथेरेपी एक पार्ट है फिजियोथेरेपी का, जिसमें कि कुछ मॉडर्न इक्विपमेंट होते हैं, जिसके थ्रू आपको कुछ स्टिमुलेशन वगैरह देने के बाद वो पेन को काफ़ी हद तक सबसाइड किया जा सकता है। सर ऐसे में आप तमाम तरह का फिजियोथेरेपिस्ट ने सभी को निवारण बताया, निदान बताया, कैसे कैसे क्या किस दर्दों को कैसे ठीक किया जा सकता है। सर एक बताइए कि लकवा जैसे समस्या इतना बड़ा है सर, लकवा मुंह का लकवा मार देना है या फिर, तो उसको कैसे देखा जाएगा और कितने दिनों में इसको ठीक किया जा सकता है? ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं बोला जा सकता कि कितने दिनों में ठीक हो सकता है। डिपेंड करता है कि कंडीशन वाइज कि आपका एरिया कितना बड़ा इन्फेक्ट है, कितना बड़ा डैमेज किया है एरिया। और चेहरे का लकवा एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसको हर्पेस जोस्टर वायरस इन्फेक्शन हम लोग बोलते हैं। उसकी वजह से चेहरे में इंजरी हो जाता है, जिसकी वजह से उसका एक साइड का मसल वीक हो जाता है। इसमें फिजियोथेरेपी काफ़ी कारगर होता है। अप्रॉक्सिमली हम लोग लेके चलते हैं 3 वीक टू 6 वीक में पेशेंट 100% रिकवर कर जाता है 90% केसेस में। सर ये न्यूरो फिजियोथेरेपी और ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी ये दोनों में क्या कुछ अंतर है, कैसे है? इसको अंतर इस मामले में समझ सकते हैं कि हड्डी का टूट जाने के बाद जो थेरेपी की ज़रूरत पड़ी, चाहे जॉइंट का मोबिलिटी कम हो जाना, रिस्ट्रिक्ट हो जाना, पूरा हाथ मूव नहीं कर रहा है, मसल पतला हो जाना, तो इन सारी कंडीशनों में जो ज़रूरत पड़ता है वो ऑर्थोपेडिक के अंदर आता है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में जैसे अभी आप बात किए थे स्ट्रोक के लिए, हेमिप्लेजिया के लिए, लकवा के लिए, आप बात कर सकते हैं उसमें नर्व इंजरी के लिए, प्लेक्सस इंजरी के लिए, या फिर आप ये फेशियल पल्सी के लिए बात कर सकते हैं, क्लॉ हैंड के लिए बात कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर, ये सेरेब्रल पल्सी वगैरह जो आ सकता है, जो बच्चों में प्रॉब्लम आ जाता है, डिसेबिलिटी की तरफ जो बढ़ रहे हैं, तो ये सारा चीज़ न्यूरोलॉजिकल के सर अंदर। आज की दिनचर्या का संदेश कैसा होना चाहिए आपके साथ, जिस तरीके से आज वो लोग जंक फूड का सेवन कर रहे हैं, कैसे जीना चाहिए, क्या होना चाहिए, रूटीन कैसे फॉलो होना चाहिए? रूटीन आप अपने लिए 1 घंटे का समय मिनिमम आप अपने आप को लेके दीजिएगा तो इन सारे डिसीज़न से बच सकते हैं। 1 घंटे में क्या करना है? एक तो पहला चीज़ आपको उठते के साथ अपना जो नित्य क्रियाक्रम करने के बाद आधे घंटे का एक्सरसाइज प्रोग्राम रेगुलर, नहीं कुछ समझ में आता तो चलना, वॉक, रनिंग इसकी तरफ आप बढ़ सकते हैं। क्योंकि कार्डियो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कार्डियो सिस्टम आपका ठीक रहेगा, चलना आप मिनिमम 100 स्टेप रखेंगे तो आपके जॉइंट भी मोबाइल रहेंगे, मसल भी फ्लेक्सिबल रहेंगे और सारे जो पोस्चरल प्रॉब्लम होते हैं उससे बच सकते ज्यादा साइकिल चलाना सर घुटनों में खिंचाने के बराबर होता है, या चलना ये घुटनों में खिंचाना होता है? हैं। ये साइकिल चलाने से इशू नहीं आ सकता है, चलने से इशू नहीं आ सकता है। जब आप वेट वियर करते हैं, वेट को कंधे पे लेके चलना, उसकी वजह से आपका जॉइंट डाइवर्ट करता है, या फिर प्रॉपर अनसरफेस एरिया में चलने की वजह से होता है, हिल एरिया में चलने की वजह से आपका घुटने में इशू आ सकता है। सर अगर बात करना चाहे तो फिजियोथेरेपिस्ट तमाम बेगूसराय में बहुत सारे हैं, हर जगह है सर, आपके में क्या कुछ खास मिल रहा है यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट में लोगों को सेवा? खास तो सारे फिजियोथेरेपिस्ट खास ही हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे
वैसे पर्सन के साथ में ट्रीट करते हैं जो कि पहले से काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब हो चुके होते हैं, उनका मोटिवेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है कि आप मुझे ठीक नहीं हो सकता, अब तो मेरा बहुत सारे लोगों से दिखवा लिए हैं। तो ये सारे मिथ को फिजियोथेरेपिस्ट करता है कि नहीं हम आपको ठीक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है हमारे पास में अभी हम लोग 3 चीज़ों पे फोकस किए हुए हैं। एक तो स्पेशल चाइल्ड बच्चों के लिए हमारे पास सेंटर है, दूसरा हो गया कि जो अभी लकवा से रिलेटेड पेशेंट है उसके लिए हम इन हाउस पेशेंट को रहने का प्लस थेरेपी दोनों टाइम का हम लोग अवेलेबल करवा के दे रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो लेटेस्ट मोडालिटी है, आप जो बड़े बड़े शहरों में देखिएगा वो बेगूसराय में भी अवेलेबल मिल रहा है, जिसमें कि अभी हम लोग 3 चीज़ों पे ध्यान, एक लेजर थेरेपी आता है, स्पाइनल डिकम्प्रेशर आता है, शॉकवेव थेरेपी आती है, टकार्ड आती है, और भी न्यूरोलॉजिकल जो रोबोटिक के लिए वॉकिंग, रोबोटिक एक्सरसाइज प्रोग्राम। आज के युग में रोबोटिक की तरफ, एआई की तरफ इंसान भाग जा रहा है, इसमें हम लोग रोबोटिक फिजियोथेरेपिस्ट को काफ़ी अच्छे से अपने साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं। इसमें हैंड रोबोटिक हो गया, या फिर रिस्ट के लिए रोबोटिक आ गया, या फिर आपको एंकल जॉइंट के लिए रोबोटिक आ गया। सारी चीज़ें इक्विपमेंट अपने पास में लेटेस्ट वाली अवेलेबल है। सर यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस दे दें ताकि लोग वहाँ से get कर सकें। जी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर 8789714509। हमारा एड्रेस हो जाता है डंगमंगला रोड नियर हनुमान मंदिर, बिशनपुर, बेगूसराय। बेगूसराय। सर यहाँ आगे वाला सर होली आ रहा है, सर होली के लिए शुभकामना तो बनता है हमारे इस मीडिया टीम को। जी जी जी। होली के शुभ अवसर पे हम सारे बेगूसराय वासियों को, बिहार वासियों को, पूरे देश के वासियों को हम अपनी तरफ से बधाई देते हैं, और इस होली के पर्व को शांतिपूर्वक मनाएं। रंगों का त्यौहार है बस। थैंक यू सर, थैंक यू।